My question was कि how has life changed after the examination? या मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में बता दूं लाइफ कैसे चेंज होती है। देखिए, सफलता के 100 साथी होते हैं, और है ना, आपने सुना होगा, और असफलता के बहुत कम होते हैं। तो लाइफ तो चेंज होती है, आपका रिकॉग्निशन बहुत बढ़ता है, आपकी बातों को लोग अब सुनते हैं। जैसे मैं यहाँ पे स्ट्रगलर होता तो नित्या मेरा इंटरव्यू नहीं लेती ऑब्वियसली, है ना। तो आप देखो, ये तो अब रिफ्लेक्ट हो रहा है कि सब सुनते हैं आपकी बातों, आपकी बात की क्रेडिबिलिटी बन जाती है ना। बट हालांकि ये मेरा मानना है कि हमको हमारे एस्पिरेंट जो अभी तैयारी में आ रहे हैं, वो उन लोगों की सलाह भी ले सकते हैं जो बार बार असफल हुए हैं। उनमें और हम में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। बस ये अंतर होता है कि हमारा जो समय था वो मिल गया था, समय के साथ हम सक्सेस हो गए। उनका अभी नहीं मिला है, पर उनका मिलेगा जरूर। बस वो हिम्मत ना हारे और लगे रहें। समझ में आया? तो यही मेरा वो है, एक मैसेज भी है आप लोगों को। और दूसरी बात यह है कि देखिए, कल एक बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है दिल्ली में, एंड आई एम वेरी शॉक्ड। मुझे 1:30-2 बजे तो नींद ही नहीं आई कि इतना सुरक्षित जगह पे ये हादसा हुआ है। तो मैं उन जो बेचारे दिवंगत आत्मा हैं उनकी शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा। दूसरा, माता पिताओं को संवेदना है मेरी पूरी तरह से। और आप लोगों से यही मेरा गुजारिश है कि आपके पास टैलेंट है ना, तो आपको मतलब दिल्ली आने की जरूरत है ना, बम्बई जाने की जरूरत है। आप आजकल जैसे हम लोग, जैसे ये निशा मैम मेरा इंटरव्यू लेने में मुरादाबाद में, ये दिल्ली में है, और आप लोग डिफरेंट डिफरेंट जगह पे होंगे, सब लोग सुनेंगे मुझे यूट्यूब के माध्यम से। तो आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने हमारी जो डिस्टेंस है उसको बहुत कम कर दिया है। तो आपके पास सुविधाएं हैं ठीक ठाक, और आपने एक आध बार कोचिंग ले ली है ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आप घर पे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। हालांकि कुछ समस्याएं होती हैं, समस्याएं दिल्ली में ज्यादा है, घर पे कम है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों नहीं गया घर पे, मैं दिल्ली में क्यों रहा 15 साल। मेरी बात ये थी कि मेरी जो स्कूल कॉलेज हुआ है वो दिल्ली से हुआ है। मेरा जो सबसे प्रोक्सिमेट टाउन है जो मेरे घर के पास है वो दिल्ली है। दूसरा, मैं 10-12 साल से यहाँ रह रहा हूँ, तो मुझे यहाँ का हर चीज़ के बारे में आइडिया वगैरह है। बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कुछ आइडिया नहीं होता है, बेचारे आ जाते हैं यहाँ पीजीज के चक्कर में फंस जाते हैं, और 1-1.5 साल उनका खराब हो जाता है। तो यदि आपके पास विजन है ना, तो कोई जरूरत नहीं है कि आप यहाँ आओ, घर पे भी अच्छे से तैयारी कर सकते हो। आजकल फैकल्टी मेंबर्स और मेंटर्स, ये जो है आपको ऑनलाइन बहुत अच्छी तरीके से प्रोवाइड कराएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस पूरी लड़ाई में आप ही अर्जुन हैं, आप ही कृष्ण हैं। केवल हम आपको गाइड कर सकते हैं, लड़ना भी आपको है, समझना भी आपको। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मैं आपको कोई बिल्कुल। ऐसा मैं दिग्भ्रमित नहीं करूंगा जिससे कि आपको ऐसा लगे कि वो भैया तो ऐसा बोल रहे हैं या वो दीदी ऐसा बोल रही थी। मेरा मानना यह है कि जो सत्य है वो सत्य बोलना चाहिए। ओके, सो दैट वाज रियली मोटिवेशनल और काफी प्रैक्टिकल एडवाइस आपने दी है, जहाँ पर काफी बार बच्चों को ऐसा लगता है कि सिर्फ दिल्ली आकर ही तैयारी हो सकते हैं, जो कि आज के समय में काफी हद तक सच नहीं है। आप अपने होम टाउन में रह के इफ यू फाइंड द राइट पीयर ग्रुप, राइट मोटिवेशन एंड गाइडेंस, आप वहां से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू आस्क इज कि इट वाज अ लॉन्ग जर्नी एंड यू हैव बीन थ्रू multiple setbacks, and what were your emotions during that moment of triumph, and how has this journey changed your perspective over life and success? देखो, आपने 3 सवाल पूछे हैं ना, एक तरह का मेंस का सवाल पूछा आपने, 3 चीजों को मैं एड्रेस करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप लाइफ से चाहते क्या है ना। जी। आपका ये जो क्यों चाहते हो, क्यों वाला क्वेश्चन आप पे क्लियर हो गया ना कि क्यों, व्हाई यू वांट टू परस्यू द पीसीएस और आईएएस एग्जाम। तो उस क्यों के चक्कर में आप पड़े रहते हो। तो मैं पढ़ा रहा, मैं सेकंड अटेम्प्ट से मेंस दे रहा हूँ, और बार बार मेंस में फेल हो रहा, है ना। और प्रीलिम्स में फेल हुआ हूँ, यूपीएससी के प्रीलिम्स मैंने 2 ही बार लिखे हैं, 2 बार ही मेंस लिखा है। तीसरी बार आई इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का नहीं हुआ था, और आईएएस फिर नहीं किया था। और पीसीएस का मैं 18 से दे रहा हूँ, यूपी का, और फिर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का। तो बार बार मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, मेंस क्लियर नहीं हो रहा था। मेंस थोड़े दिन बाद फिर स्टार्ट। तो मेरे को एक बात तो समझ में आ गई थी कि यार, प्रीलिम्स लेवल पे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत हो रही है मेरी मेंस लेवल पे। और ये पूरी तैयारी ना पूरी मेंस की होती है। हम लोगों का पर्सपेक्टिव बड़ा गलत रहता है। मैं आपको बताऊं कि 90%, मोर देन 90% जो बच्चे हैं ना, खासकर ओआरएन, पटेल नगर, और जो भी इस फ्रेटर्निटी के हैं, वो मोस्टली टाइम प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं। जबकि बिल्कुल। प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई होती नहीं है, पढ़ाई मेंस के लिए होती है, प्रीलिम्स उसी का पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया है ना, तो 1 जुलाई को रिजल्ट आया है। तो कुछ बच्चों क्या मतलब अब सेलेक्ट हुए हैं,
आई थिंक 10,000 बच्चे सेलेक्ट हुए होंगे या 12,000 बच्चे सेलेक्ट होंगे। रेस्ट तो रिजेक्टेड है ना। सीरियस मान लो आप 50,000 है तो 12,000 सेलेक्ट हुए, तो 38,000 बच्चे रिजेक्ट हैं। तो 38,000 बच्चे, मैं उनको तो बच्चा मानता ही नहीं हूँ, उनको तो सीरियस एस्पिरेंट मानता ही नहीं हूँ, जो कि 50,000 में है ही नहीं। ठीक है, टॉप 50,000 में, क्योंकि लड़ाई टॉप 50,000 की होती है। तो अब 38,000 में से ये जो बच्चे हैं जो रियल कॉम्पिटिशन देंगे, ये क्या करेंगे? ये रोएंगे नहीं कि हमारा प्रीलिम्स फेल हो गया, अब हम घूमने चले जाएं, घर पे चले जाएं। ये एक दो दिन का ब्रेक लेंगे और देखेंगे कि यार गलती कहाँ हो रही है हमारी। ये वहीं से फिर स्टार्ट कर देंगे मेंस की पढ़ाई करना। क्योंकि मेन आपको मेंस है ना, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे ऐसे हमारे सर और मैम हैं जो कि चार चार बार प्रीलिम्स फेल हुए हैं, पांच बार प्रीलिम्स फेल हुए हैं, और छठवें अटेम्प्ट या पांचवें अटेम्प्ट या चौथे अटेम्प्ट में उनकी बहुत अच्छी रैंक लगी है आईएएस और आईपीएस और पीसीएस में। द रीजन बीइंग दैट वो 4-5 साल जितना भी उनको टाइम मिलता है वो मेंस का पढ़ते हैं। समझ में आया? पहले तो इस भ्रम से आप दूर हो जाइए तो प्रीलिम्स की पढ़ाई अलग से करनी होती है। आपको मेंस का सिलेबस डिफाइंड है, उसी के आसपास घूमना है, और आपके पास पीवाईक्यू है, उन्हीं के आसपास घूमना है। मेंस और पीवाईक्यू का जो कॉम्बो है ना, वो इतना बेहतरीन है। मैं लिटरली बता रहा हूँ कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट भी जो मैंने पीसीएस का दिया था, तो मैं मेरा मेंस निकला था और इंटरव्यू कॉल आया था, और मैं बहुत छोटे मार्जिन से रुका था, और इस बार तो ठीक ठाक हेल्दी मार्जिन से पास हुआ मेंस। तो उसका रीजन यही था। मुझे पता था कि भाई अब ज्यादा पढ़ना नहीं है, पढ़ना जो होना था वो हो गया। अब केवल पीवाईक्यू को अच्छे से फोकस करना है और उसके सिलेबस के एक एक पॉइंट को अच्छे से कवर करना है। उसके बाद फिर आपका आता है कंटेंट और प्रेजेंटेशन, उस पर आप काम कर लो। और चौथा है फिर आपका भाग्य। ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने नित्या की कॉपी चेक की थी, मैं विजय में कॉपी चेक करता था, तो इसकी कॉपी मेरे पास अब तक सेव है। तो मैं सोचता था कि मतलब इसकी कॉपी, और ये गलती से मेरे को एक बार कोचिंग में मिल गई, ये भी एक इत्तेफाक है। तो मैंने बोला कि आपका नाम नित्या पांडे होंगे? हाँ। मैं कहा यार आपकी कॉपी के पास सेव है, इतना बेहतरीन हैंड राइटिंग है। बट बैड लक, नित्या की स्ट्रेटेजी पता नहीं कहाँ फेल हो गई। शी कुड नॉट गेट थ्रू द प्रेस्टिजियस एग्जाम। बट ऐसे बात नहीं है, ये अच्छा अच्छा कर रही है, पीसीएस में अच्छा करेंगी। तो आपको पहले तो घबराना नहीं है। इंपॉर्टेंट थिंग जो आप पाकिस्तान के पीएम बोलते थे, आपको पहले घबराना नहीं है, शांति से अपना काम कीजिए, पक्का आप सेलेक्ट होंगे। बिल्कुल। नेक्स्ट नित्या। सो टॉकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस, अब मैं किसी एक ऐसे क्वेश्चन पे जाना चाहूंगी जो कि आई बिलीव कि हमारे एस्पिरेंट्स के लिए काफी बेनिफिशियल होगा। सो दैट इज कि क्या रिसोर्सेज हेल्पफुल रहेंगे फॉर यूपीपीसीएस? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा है क्या रिसोर्स है। रिसोर्स तो बाय एंड लार्ज आपको सब पता रहता है ना। बट मैं आपको ये बताऊंगा कैसे हम रिसोर्स को यूटिलाइज करें। जी। आपके रिसोर्स फिक्स रहते हैं, अब मैं अपने रिसोर्स और दे दूं तो आपको और बर्डन लग जाएगा। फिर आप कहेंगे अरे यार एक साथ मैंने और बता दिया, और कंफ्यूज होंगे। आपके जो भी रिसोर्स हैं, ठीक है, उनको आप स्टिक कीजिए। आपके कोचिंग वाले रिसोर्स हैं, आपके खुद के नोट्स के रिसोर्स हैं, उनको स्टिक कीजिए। अब किसके साथ स्टिक करना है वो दो पॉइंट समझ लीजिए, पीवाईक्यू और मेंस के, जो मेंस के पीवाईक्यू और आपका सिलेबस। फॉर एग्जांपल, पेपर 5 और पेपर 6 आपका एड ऑन हुआ, तो पेपर 5 पेपर 6 पे अभी कोई इतना क्रेडेंशियल बुक आई नहीं है ना। बट इफ यू गो थ्रू द यूपीपीसीएस पेपर ऑफ 2023, देन यू गॉट इट कि जो सवाल पूछे हैं वो बड़े अप्लाइड लेवल के सवाल पूछे हैं, या फिर जो पूछे हैं वो थोड़ा घुमा के पूछे हैं। तो आपकी तैयारी ना, जो सिलेबस दिया है ना, उसी उसी के जो पॉइंट्स हैं उन्हीं को थोड़ा घुमा घुमा के पूछो। एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट में मिक्स कर दो, एक अप्लाइड क्वेश्चन बन गया। एक पॉइंट 1 को करंट अफेयर मिक्स कर दो, एक क्वेश्चन और बन गया। जैसे पेपर 6 आप देखोगे इस बार यूपीपीसीएस का, उसमें स्कीम्स के अंदर सब स्कीम्स पूछी हैं। अब इसका कोई जवाब जो है कोई कोचिंग वाला नहीं दे पाएगा, ना कोई किताब दे पाएगी। अब यहाँ पे फिर आपका एफर्ट काम आता है। अब आप एफर्ट कैसे लगाएंगे? गो टू द up.gov.in साइट पर जाइए, वहाँ डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी स्कीम्स हैं, अबाउट अस है, तमाम है। मैंने सब कुछ खंगाल के अपना ये काम किया था। नोट्स तो मैं नहीं बना पाया था, लिटरली आपको बताऊं, बट मैंने गो थ्रू में हो गया था। और मेरे पास इतने दिन से मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो एक था मेरे पास कि हाँ मैं लिख दूंगा। बट आई वॉज नॉट श्योर कि मैं इतनी अच्छी रैंक लेके आऊंगा। मैं रियली बता रहा हूँ आपको, मेरी हालत ये थी कि मैंने अपना रिजल्ट पीछे से खोला था, सबसे नीचे वाले पेज से। और 10 सेकंड तक मैं, मुझे पता लगा मेरा डीजे हुआ नहीं है, तो मेरा होगा ही नहीं। फिर मेरे एक दोस्त ने फोन किया, सौरभ सर आपका डीएसपी हुआ है। तो पता नहीं आपका जो है, कभी कभी भगवान भी आपको सरप्राइज कर देते हैं। एक सेगमेंट फ्राइड की वो है ना लाइन की, वर्षों का संघर्ष आपसे एक दिन बड़े हसीन लम्हे की तरह टकराएगा, आप बस पढ़ते रहिए। तो ये वर्षों का संघर्ष है, किस हसीन लम्हे से आपसे टकरा जाए, यू डोंट नो। द पॉइंट इज दैट कि आप जो सिलेबस है उस पर स्टिक कीजिए, रिसोर्स है उन पर स्टिक कीजिए, और प्रैक्टिस कीजिए, जो रिक्वायरमेंट है उस पर लाइए। इसका मैं एक और एग्जाम्पल दूंगा।
इस बार मैंने क्या किया था, लास्ट टाइम भी किया था, और लास्ट टाइम वो मेरे को काम किया था। मैंने क्या किया था, 18 से लेके और 22 तक जितने भी मेंस के आंसर्स थे ना, वो सब जो है एक बार गो थ्रू कर लिया था, एक दो बार। तो 18 से मैं बार बार दे रहा था मेंस, मुझे आइडिया था। अब देखो उसका मैं एक फायदा बताता हूँ। 18 से लेके इस बार 23 वाला एग्जाम दिया मैंने, तो फिर मैंने 22 तक देखा। तो ये हर एक पेपर में 2 या 3 सवाल ना रिपीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस बार के पेपर में तुम देखोगी, देखोगे आप लोग, तो जो पेपर 1 है उसमें सरदार पटेल की भूमिका के बारे में पूछा है। इंडिया के यूनिफिकेशन में सरदार पटेल की भूमिका के बारे में लिखी है। 2018 में पेपर 1 में एक क्वेश्चन 8 नंबर में पूछा था, इस बार ये 12 नंबर में पूछा है। अब जो बच्चा सारे पीवाई को अच्छे से करके जाएगा, और आप फॉर एग्जाम्पल आप हो, आप एकदम वैसे जा रहे हो, तो आप सोचोगे इस 12 नंबर वाले सवाल में कुछ तो सोचोगे ना, 1 मिनट सोचने में लगाओगे, 1 मिनट लिखने में लगाओगे। तो मैं उस सवाल को 5 मिनट में फिनिश करूंगा विद बेटर फिनिशिंग। आप उसको 7 मिनट में फिनिश करोगे। और ऐसे हर एक पेपर में 3 सवाल आ गए, है ना। तो 12 सवाल जीएस में हो गए, और 6 सवाल हो गए आपके पेपर 5 और पेपर 6 में। यानी कि मेरे नंबर भी आपसे ज्यादा आएंगे, 2-2 नंबर या 1-1 नंबर, और आपसे कम समय भी लूंगा मैं। तो देख रहे हो क्यूमुलेटिव इफेक्ट हो रहा है, ये कैस्केडिंग बिल्कुल। प्रोसेस चल रही है। यही आपको सिलेक्शन से बाहर करती है और सिलेक्शन के अंदर करती है। तो आपको इस चीज पर काम करना है, चाहे आप यूपीपीसीएस के हों, चाहे यूपीएससी के हों। यूपीएससी को आप देखो, यूपीएससी क्या काम करता है। यूपीएससी में थीम्स रिपीट होती हैं, बस एप्लीकेशन और करंट थोड़ा सा चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल पॉवर्टी है, पॉवर्टी उनका प्रिय विषय है, हर बार वो पॉवर्टी पूछते हैं, बट तब भी हम पॉवर्टी ऊपर नहीं लिख पाते। क्यों नहीं लिख पाते? क्यों? क्योंकि हम जो स्टैटिक है पोर्शन है उसको अपने डायनामिज्म से नहीं जोड़ पाते। और वो डायनामिज्म कहाँ से जोड़ पाओगे? ये इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने करीब 2-2.5 साल लगातार न्यूज़पेपर पढ़ा था। मैं पहले पढ़ता तो न्यूज़पेपर पहले ही था, बट मैं नोट्स भी बनाता था। एक्चुअली मैं पढ़ता था, एक मेरा फ्लैटमेट है प्रकाश, ही इज वेरी ब्राइट स्टूडेंट। तो मैं तो पढ़ता था, टिक लगा देता था, पेपर 1 ये इस पे से ये लिख देना। वो भाई लिख लेता था, तो मैं उसकी फोटो कॉपी करा लेता था। तो अपने पीयर ग्रुप में ऐसा भी कर सकते हो, एक पढ़ ले, एक आदमी थोड़ा गो थ्रू करके उसके नोट्स बना ले, तो आपके बहुत बहुत ही कंसाइज नोट्स हो जाएंगे, और बहुत ही फ्रेज बेस्ड नोट्स होंगे। बिल्कुल। समझ रहे हो? इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जिस एग्जांपल किसी पे आपने पूछा कि भाई इंडियन फॉरेन पॉलिसी ना आजकल बड़ी चेंज हो गई है, तो ठीक है चेंज हो गई है। अब वहां पे आपने देखा होगा हिंदू या एक्सप्रेस में बहुत फ्रेजल वर्ड्स का यूज करते हैं वो, जैसे कि इंडिया फॉरेन पॉलिसी हैज पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम द रूल बेस्ड टू द रोल बेस्ड। यानी वी आर मोर pragmatism, वी आर मूविंग फ्रॉम आइडियलिज्म टू द pragmatism। तो आप लिखो इस चीज को। तो आपका जो बहुत सारा लिटरेचर है ना जिसको आप लिखोगे, वो आपने बहुत कंसाइज लिख दिया, तो आपके वर्ड्स बच गए, आपकी प्रिसाइजनेस आ गई मेंस में, और वही इंपॉर्टेंट। ओके। जैसे मैं आपको एक एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि हम्म। मैं पिछले 3-4 साल से डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में कॉपी चेक करता हूँ। तो हम्म। आपको लगता है कि कॉपी चेक करने की साइकोलॉजी डेवलप हो जाती है। हम पहचान को बता देते हैं इस बच्चे ने क्या लिखा होगा। हम देखते हैं उसका पहला दूसरा सवाल, और पता लग जाता है कि हाँ इसने क्या क्या है। हम पहले उसका कंटेंट देख लेते हैं सरसरी नजर से, फिर उसका देखते हैं स्ट्रक्चरिंग कैसी है, प्रेजेंटेशन का, क्योंकि जो ओवरऑल नंबर मिलते हैं 5-6 पैरामीटर से। आपने उस कॉन्टेक्स्ट को समझा कि नहीं समझा। सवाल पूछ रहा है किसी के बारे में, आप कुछ समझ के कुछ और लिख रहे हो। इसलिए सोक्रेटिस ने एक बात बोली थी कि अगर आप सवाल को समझ गए ना अच्छे से, तो आपने आधा आंसर लिख लिया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। इस बार एक सवाल आया था पेपर 1 में, यूपीपीसीएस में, कि पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन हिस्टोरियन, नहीं हिस्टोरियन, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। अब आपने पढ़ा होगा, तो ये जो आती है ना मोटी सी स्पेक्ट्रम, उसके पहले या दूसरे चैप्टर में, जब वो 1857 का रिवोल्ट, मार्क्सिस्ट थ्योरी होती है, एक नेशनलिस्ट थ्योरी होती है, एक सेंट्रिस्ट थ्योरी होती है। सवाल ये था, बच्चे समझ ही नहीं पाए। अब ये मेरे को समझ में आ गया सवाल। अब जहां पे आपको मिलेंगे 12 में से 3 नंबर, मेरे को मिलेगा 7 नंबर। एक सवाल आया था ब्लड मून पे, उसमें बच्चे कंफ्यूज हो गए। जहाँ आप 8 नंबर, जहां मेरे को मिलेंगे 4 नंबर या 4.5 नंबर, आपको मिलेगा 1 नंबर। अब ऐसे मैं गैप डाल दूं हर एक क्वेश्चन में करीब आधा नंबर का, 1 नंबर का, तो कितने नंबर का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो पूरी लड़ाई इसी बात की होती है मेंस में। और हमारे अभी अकेडमी में ऐसे बच्चे हैं, बहुत यंगस्टर्स हैं, बहुत यंगस्टर्स हैं। किसी की उम्र 24 साल है, किसी की 25 साल है, और हम 34 साल के लगभग होने वाले हैं। तो 10 साल का डिफरेंस है। उनमें और हमें क्या डिफरेंस? उनमें हमें यही डिफरेंस था, दे आर वेरी प्रिसाइज।
तो एस्पिरेंट को आजकल ये काम करना चाहिए, रादर देन गो टू द टू मच ऑफ द रिसोर्सेज, हम्म। गो टू द लिमिटेड रिसोर्सेज एंड वेरी प्रिसाइज, स्टिक टू द सिलेबस, स्टिक टू द पीवाईक्यू। उससे फायदा ये होता है कि आपका ना लेजर फोकस रहता है, आप इधर भटकते ही नहीं है। सो द की तो आई इज, थिंक आप लोग बिल्कुल। क्या सो द की इज आई थिंक कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको पीवाईक्यूज को देनी है, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके। देखिए हम्म। उसका एप्लीकेशन, क्योंकि पीवाई देखो, अब फॉर एग्जांपल आप बोलते हो कि यूपी पीसीएस या यूपी या जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन, उनका कोई वो नहीं, सिर पैर नहीं होता। हम मानते सिर पैर नहीं होता, पर बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं ना। बिल्कुल। तो आप ये देखो ना कि एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा है, बार बार वो पॉवर्टी को क्यों पूछ रहा है। वो यस। थीम्स रिपीट कर रहा है ना बार बार, उसी थीम पे अपना दिमाग सोचिए, अच्छा ये ऐसा रख सकता है। अब आप इतना यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्म करके जाएंगे तो वहां पे आप फर्स्ट क्लास लिखेंगे आंसर। हाँ, इससे एक्चुअली स्टूडेंट्स एक गलती क्या करते हैं कि वो लोग कभी उन रिपीटेड थीम्स पे नहीं जाते, वो लोग बस उसे एक बाउंसर क्वेश्चन पे जाते हैं, जिससे कि ये एक मार्केट हाँ में परसेप्शन हो गया है कि ये लोग कुछ भी पूछ रहे हैं। बट आप उन 40-50 क्वेश्चन को देख ही नहीं रहे हैं। मतलब प्रीलिम्स में अगर देखें तो अराउंड 40-45 क्वेश्चन। सिमिलरली मेंस में भी बिल्कुल ऐसा होता है कि थीम्स हैं जो रिपीट हो रही हैं। तो आप उन क्वेश्चंस पे बिल्कुल। फोकस नहीं कर रहे हो एंड यू आर फोकसिंग ऑन दोज क्वेश्चंस जो कि कहीं से भी आ रहे हैं। सो दैट इज की जो आपकी स्ट्रैटेजी एक गलत आप अप्रोच। इसको इसको मैं एक एनालॉजी से बताता हूँ, ठीक है। अब हम जा रहे हैं प्रशासनिक सेवा में, राइट। जी। तो प्रशासनिक सेवा का मतलब क्या होता है प्रशासन में, फॉर एग्जाम्पल कि किसी डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरा डिस्ट्रिक्ट हाथरस है। हाथरस जो है साउथ ईस्ट यूपी में पड़ता है, थोड़ा सा एरिड रीजन टाइप का है। तो हम्म। यहाँ पे मेन फसल जो भूरा, आलू और ये सब है, ठीक है। पर अब यहाँ पे धान भी उगा रहे हैं लोग। अब मेरे को इसको कृषि को यहाँ पे एग्रो क्लाइमेटिक बनाना है, तो मैं क्या करूंगा। तो करंट प्रॉब्लम तो ये है कि मुझे कृषि को मोर सस्टेनेबल बनाना है, बट साथ में जो कृषि में ऑलरेडी जो वहां पे किसान धान और आलू उगा रहे हैं, उनकी तुरंत मैं शिफ्ट भी नहीं कर सकता उनको, है ना। बिल्कुल। सेम आप एग्जामिनर को देखो, उनको 20 क्वेश्चन बनाने हैं। कुछ ट्रेडिशनल क्वेश्चन बनाएंगे बनाएंगे वो, बिल्कुल। मतलब जिनकी थीम रिपीट करनी करनी है, कुछ अच्छा डालेंगे। तो हम क्या, हम बाउंसर पे फोकस करें, दो बाउंसर अरे बाप रे बाप क्या सवाल पूछे। अरे भैया वो हर सवाल यही पूछेंगे, तुम उन 10 बार 2 या 4 सवालों पर जाओ, तुम जो 10-12 सवालों पर जाओ, उनको बढ़िया से करो, और तो तुम कर लोगे। आसपास थोड़ा बहुत तो लिख दोगे ना, क्वेश्चन छोड़ के मत आना बस। ओके। बस यही सवाल है पूरा। यही प्रशासन का हुआ है, प्रशासन वाले ही सवाल बनवाते हैं, ऐसे ऐसे ही वो सवाल बनाते हैं। तो पीवाईक्यू होते हैं जो एग्जामिनर के माइंडसेट और जो करंट रेजीम है ना, उसके माइंडसेट का रिफ्लेक्शन होते हैं। डेफिनेटली। सरकार क्या चाहती है आपसे। यस। सो अनदर थिंग दैट आई वुड लाइक टू आस्क इज कि मेंस की तो बहुत सारी बातें हो गई हैं, पीवाईक्यूज करना है, सिलेबस पे स्टिक रहना है, न्यूज़पेपर से आप कुछ फ्रेजेस पकड़ लीजिए। कमिंग टू द प्रीलिम्स स्टेज, ये भी एक बहुत बड़ा हर्डल होता है। तो सिंस यू वर द मास्टर इन इट, कंटिन्यूसली कहीं स्टेट पीसीएस क्वालिफाई हो रहा है, यूपीएससी क्वालिफाई हो रहा है, सो व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी, लाइक कितने मॉक टेस्ट, कैसे उनका एनालिसिस किया? थ्रो सम लाइट ऑन। उसको इसको अच्छे से बताता हूँ। देखो ऐसा है, मैंने आपको पहले बता दिया है कि पूरी लड़ाई मेंस की होती है, तो प्रीलिम्स इज अ पार्ट ऑफ मेन। बट स्टिल हम्म। आपने पूछा तो मैं बता देता हूँ, है ना। देखो फॉर एग्जाम्पल अब पीसीएस का प्रीलिम्स आने वाला है, यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स। तो बिल्कुल। मैं क्या करता हूँ कि जो अपना स्टैटिक है ना उसको रिवाइज करता हूँ। जैसे आपका पॉलिटी है, आपका इकोनॉमी है, आपका ज्योग्राफी है, आपका हिस्ट्री है आपका, ये 4-5 साइंस है, जनरल साइंस, ये आपके 6 पिलर्स होते हैं, है ना। और करंट अफेयर्स, 7वां पिलर करंट अफेयर्स, और 8वां पिलर मिसलेनियस। ठीक है, मोस्टली सवाल इसी से आते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि जो स्टैटिक सवाल है, स्टैटिक जो कोर्स है ना, उनको एक बार रिवाइज कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करो, घटना चक्र आती है और एक आता है आपका पीवाईक्यू। तो यूजुअली मैं एक दो बार मैंने घटना चक्र रिवाइज कर लिया है ना। आप कर सकते हैं घटना चक्र, बट आप इसमें एक काम कर सकते हो कि आप ये देखो कि फॉर एग्जाम्पल एक मैं आपको सवाल दे रहा हूँ कि हु रोट द पृथ्वीराज रासो। मान लो ये सवाल आया सिंगल लाइनर, पृथ्वीराज रासो किसने लिखी। उसमें 4 ऑप्शन दे दिए, कल्हड़ ने लिखी थी, और जो दो चार है उन्होंने लिखी थी। अब आपको आंसर पता है कि इसका आंसर सी है और ये मेरा करेक्ट आंसर है। तो आप क्या करो कि 3 और भी कुछ, मेरा इंटरेक्शन हुआ हुआ था वॉइस में, तो इन सबको आपको एक्सप्लोर करना है, एक एक ऑप्शन को एक्सप्लोर करना है। और जी। इस काम में आपको टाइम लग जाएगा, हम्म। और ये टाइम लगाओ।
नहीं लगाओगे जब तक आपका फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज क्लियर होगा ही नहीं। अभी आपके पास, आप क्या कर सकते हो, आप जो करंट जंक्शन है कि आपका जो तैयारी होगी होगी, अभी क्या है, अगस्त, सितंबर और लगभग अक्टूबर, पूरा अक्टूबर प्रीलिम्स को दो डेट वेट होके, सितंबर 60 to 70 सितंबर आप प्रीलिम्स को दो, और अभी अगस्त जो है आप क्या करो, 50-50% कर लो, 50% मेंस कर लो उसका, 50% कर लो प्रीलिम्स। ठीक है, तो ये काम करो। पीवाई क्यूज हैं जो यूपी पीसीएस के, उनके एक एक पीवाई क्यूज को खोल के देखो। अब ये मत करना कि करंट अफेयर्स जो है 2014 में आया था उसको भी खोल के देखो, उसके सेम सवाल को फॉर एग्जांपल 2014 में पूछा, अच्छा ये बताओ कि इस साल जो है विंबलडन किसने जीता, हम्म। तो 24 में देख लो इस साल विंबलडन किसने जीता। अब थोड़ा सा और ऊपर जाओ कि जो जीतने वाला विंबलडन है उसने किसको हराया, और जिसने हराया वो कहाँ का है, जो जीता वो कहाँ का है। आजकल इस लेवल के सवाल पूछ रहे हैं वो, थोड़ा डीप जा रहा है, तो इस पे जाओ। तीसरा पॉइंट ये रखेंगे हम लोग कि फॉर एग्जांपल यूपी पीसीएस के 2023 में जितने भी पेपर हुए हैं ऑब्जेक्टिव, चाहे आपका स्टाफ नर्सिंग का हुआ हो, चाहे आपका आर ओ या आर ओ का हुआ हो, चाहे आप उन सवालों को लगा के जाओ, आप पाओगे कि 4-5 क्वेश्चन पक्का रिपीट हो रहा है। बिल्कुल। और ये पूरी लड़ाई 10 क्वेश्चन की होती है। आप मत पढ़ के जाओ तो आपके 82% सही हो जाएंगे, या थोड़ा कम पढ़ के जाओ। आप ज्यादा पढ़ के जाओ, मतलब ज्यादा अच्छे पढ़ के जाओगे तो आपके 95 सही हो जाएंगे, आप सेलेक्ट हो गए। पूरी लड़ाई 10 से 15 क्वेश्चन की होती है यूपी पीसीएस में खासकर, तो आपको इस बात पर ध्यान देना। साथ ही कुछ चीजें ऐसी होती हैं यूपी पीसीएस, वो जो लो हैंगिंग फ्रूट्स होती हैं जिनको आपको गलत नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप हिस्ट्री को ना, मतलब इसमें सीरियस मत लो, हिस्ट्री कितना ही पढ़ के जाओगे वहां गलत कर क्या होगा, तो हिस्ट्री इज नॉट योर कप ऑफ टी। तो हिस्ट्री को आप, जो घटना चक्र है नॉर्मल जो एनसीईआरटी है, उन्हीं में जो जो तुम जो सब सही करना है वो तो तुमको सही करना ही करना है। ठीक है, यानी कि हिस्ट्री के 15 सवाल आए, आप सेफ साइड गेम करो 7-8 का या 9 सवाल का जो सिंपल सिंपल है। ठीक है, अब आपके जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं वो कहाँ है, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी पर्टिकुलरली मैपिंग, मैपिंग वर्ड ज्योग्राफी का सवाल बहुत पूछता है वो। ठीक है, तीसरा सवाल आपका कहाँ है, इकोनॉमी, इकोनॉमी सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट होते हैं खासकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, प्लानिंग कमीशन के, कुछ हिस्ट्री में कुछ किया है प्लानिंग में उसके सवाल होते हैं, अब देखो पीवाई को उठा उठा के, है ना। पॉलिटी, पॉलिटी हलवा क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, उनको सॉल्व कर। तो ये सब करना है। हम क्या करते हैं, घटना चक्र में हिस्ट्री को उठाते हैं, अब हिस्ट्री की नहीं उठानी है घटना चक्र। पॉलिटी खत्म करो, इन्वायरमेंट खत्म करो, ज्योग्राफी खत्म करो, ये सब खत्म करो, उसके बाद हिस्ट्री पकड़ो। हम उल्टा करते हैं, अब हिस्ट्री में 3 महीने के टाइम में 1.5 महीने में हिस्ट्री पढ़ते हैं और 1.5 महीने में सब पढ़ते हैं, तो फेल तो हो गई होगी। अ वेरी वेल और फॉर्मुलेटेड क्लबिंग, स्ट्रेटेजी। और क्लब कर दो, जैसे कि इन्वायरमेंट को क्लब करो ज्योग्राफी के साथ, तो हम्म। आपका इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी कर रही है ना, बिल्कुल। इकोनॉमी और पॉलिटी में करो, क्लब करो। जब इकोनॉमी पॉलिटी खत्म हो जाए तो फिर हिस्ट्री पे आओ। इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी और जनरल साइंस एक इसका क्लब बना दो, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री एक इसका क्लब बना दो, 6 हो गए। और डेली आप आधे घंटे करंट अफेयर्स पढ़ो, वो आई दृष्टि आती है उसकी। और जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो वो, अब कुछ लोग क्या करते हैं कि पूरे 3 महीने न्यूज़पेपर ही पढ़ते हैं, 6-6 मैगजीन ही पढ़ते हैं। आप एक ही मैगजीन पढ़ो यार, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो ना, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, जीके टुडे करंट डेली आता है, या डेली करंट जो जिस किसका भाई आता हो उसको देखते रहो, उसके छोटे छोटे सिंपल सिंपल नोट्स बना लो। अब मान लो तुमने बहुत ज्यादा मेहनत की करंट अफेयर्स में, इतनी मेहनत की कि एकदम भगवान भी नतमस्तक हो गए, भाई रे भाई इसने बहुत मेहनत की है करंट अफेयर्स में। तो 30 सवाल आए, ठीक है, तुमने बहुत मेहनत कर ली तो 29 कर लिए, अरे वाह, मजा आ गया। एक मैं हूँ, मैं 30 में से कम ही पढ़ूंगा और मैं 22 करूंगा, 23 करूंगा। बट जो तुम्हारे ये है ना, ये तीन जो दो ब्लॉक बनाए हैं, इनमें से आप बहुत सिंपल सिंपल सवाल गलत कर रहे हो, तब भी आप फेल हो जाओगे। इसलिए बैलेंस चलना है, समझ में, उस बैलेंसिंग पे ध्यान दो, श्योर होगा। क्यों, मैं पीसीएस का बता रहा हूँ, आईएएस थोड़ा सा यस आईएएस का तो आप डेफिनेटली। सभी जानते हो। दिस ठीक है, तो ये पीसीएस का ये मेरा स्ट्रेटेजी। यस यस दिस टॉक इज और रेस्ट्रिक्टेड टू मिसलेनियस, पीसीएस मेनली। और मिसलेनियस में क्या करो, मिसलेनियस के सवाल भी आते हैं जो, उसमें आप क्या करो कि वो आता है ना लूसेंट का पीछे मिसलेनियस है, उसमें 20-22 पेज हैं, उसमें से वही पीवाई क्यू देखो क्या क्या पूछ रहा है, उसी की थीम निकाल निकाल के नोट्स बना लो, 2-3 पेज के नोट्स बन जाए, बस काम करो। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मैं रियली बता रहा हूँ, बिना मेहनत के नहीं होगा सिलेक्शन। आप सोचो कि वहाँ वो चैनल ये पीडीएफ बना रहा है, वो चैनल ये पीडीएफ बना रहा है, ठीक है, वो बनाओ, उनको देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको मत देखो, आपके लिए हेल्पफुल है वो, आपके लिए परसों का खाना दे रहे हैं, बट कुछ अपना भी एफर्ट लगाओ। घटना चक्र तो सब पढ़ते हैं यूपी में, सारे लोग घटना चक्र पढ़ते हैं, और सारे टॉपर घटना चक्र भी बताते हैं, मैं भी हम्म। बता रहा हूँ, पर सेलेक्ट नहीं होता।
रीजन इज बिंग दैट कि अपने एफर्ट बहुत कम होते हैं। अपने एफर्ट लगाइए, बिना एफर्ट के सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे कि कृष्णा सर कह रहे हैं कि आपको अपने एफर्ट लगाने हैं, सो फॉलो दिस एंड यू विल डेफिनेटली एस दिस एग्जामिनेशन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक टू पुट अप इज कि कोचिंग या मेंटोरशिप का कितना रोल रहा आपकी प्रिपरेशन में, और क्या ये जरूरी है कि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन ही करें? देखो यार, सिंपल सी बात है कि कोई चीज मार्केट में है, उसकी डिमांड होगी तभी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है। डेफिनेटली। अब वो डिपेंड करता है कोचिंग वालों की मार्केटिंग के ऊपर। और मैं ये मानता हूँ कि कोचिंग जरूरी भी है और कोचिंग जरूरी भी नहीं है। अब मेरे लिए बहुत आसान है बीइंग सिलेक्शन के बाद कि कोचिंग मत करो, हम्म। और मैं सेलेक्ट हो गया, लेट मी वेरी फ्रैंक। बट किसी हद तक कोचिंग जरूरी है। अब किसी बंदे को, जो सिंपल सा बंदा जिसको हिस्ट्री पॉलिटी का कोई नाता ही नहीं रहा हो, उससे को बेटा खुद पढ़ो, नहीं समझ में आएगा। मैंने खुद कोशिश की थी जब मैं थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में था बीटेक के में, कि मैं कुछ पढ़ूं। तो मैं जितना पढ़ता था उतने ही उसके नोट्स बनाता था। जैसे मान लो एनसीईआरटी देखते 2 पेज की है, तो मेरे नोट्स बन रहे हैं 80 पेज के। तो मेरे को समझ में आया कि ये क्या बना रहा हूँ, मैं तो कट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ उसको, लिख लिख। सबसे बात तो है। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ब्रिलियंट होते हैं, तो मैं उन बच्चों के लिए नहीं हूँ, रियली बता रहा हूँ। मैं बहुत मीडियोकर बच्चों के लिए ना मेहनती लोग हैं। ब्रिलियंट बच्चों के लिए हो सकता है कि वो अपने आप करें, पर जो मीडियोकर बच्चे हैं उनके लिए कोचिंग ठीक ठाक जरूरी होती है। बिकॉज जब हमने किसी ने बता दिया देखो भाई ऐसे ऐसे होता है, ये होता है, ये होता है, तब हम उसको पढ़ेंगे तो ज्यादा आसानी होगी। तो आज आपके पास फाइनेंशियली आप साउंड हैं, साउंड मतलब कि ठीक ठाक पैसा है, तो आप अपना कोचिंग ले लीजिए। ऑनलाइन ले लीजिए या ऑफलाइन लीजिए। और आजकल तो ऐसे ऐसे माध्यम है, यूट्यूब से भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे बच्चे यूट्यूब से पढ़ लेते हैं। तमाम हमारे प्लेटफॉर्म है, जैसे कि हमको याद है जब हमने इकोनॉमी पढ़ी थी, तो ओल्ड राजेंद्र नगर की एक ये बड़ी व्यथा है कि यहाँ पे इकोनॉमी का कोई ढंग का टीचर रहा नहीं है। सब बोल बच्चन टाइप के लोग रहे। तो उस टाइम पर मृणाल पटेल सर जो है हुआ करते थे, तो उनके जो है फ्री में लेक्चर आते थे। मृणाल सर के, हम्म। आपको पेड है। तो हम लोगों ने, आई थिंक आप भी उस जनरेशन में बिलोंग करते होंगे, तो हम लोग मृणाल सर से ही पढ़ते थे। रतंजलि सोलंकी मैम से ज्योग्राफी पढ़ी थी हम लोगों ने, यूट्यूब पे अभी फ्री पढ़ी है उनकी। तो वो सब चीजें आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो एक जरूरी है। मेंटोरशिप का देखो आज एक प्रचलन बढ़ गया है, कि उसी प्रकार से जैसे हमारा भारत चेंज हो रहा है ना, ऐसी कोचिंग का पूरा रेजीम चेंज होता है। मेंटोरशिप ठीक है, एक नया फिनोमिना आया है, मैं भी मेंटोर रहा हूँ। सो उसमें क्या होता है कि आपकी जो तैयारी में कहीं भी जो पैचेज होते हैं ना, पैच होते हैं, उनको लेवल कर देते हैं। देखो यार तुम यहाँ पे गलती कर रहे हो, तो जो आपके 4 साल लग रहे थे वो शायद आपके 3 साल या 2 साल में कन्वर्ट हो गए। ठीक है। बट आप ये बोलोगे मेंटोर भी मेरे पास है, कोचिंग भी मेरे पास है, सब कुछ मेरे पास, पर मैं पढ़ूंगा नहीं, तो आपको ब्रह्मा जी भी नहीं निकाल पाएंगे इस एग्जाम। सबसे बिल्कुल। इंपॉर्टेंट होता है साधन होते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट साध्य होता है। ऐसे भी लोग हैं जो भयंकर गरीबी, भयंकर गुर्बत और भयंकर रिसोर्स के अभाव में जीते हुए इस एग्जाम को क्लियर किए हुए हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वाजीराम की खोपड़ी के ऊपर रहते हैं, प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं होता है। दैट बी वेरी फ्रेंकली। सो ये है, आपका इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है इस पूरे एग्जाम में। तो ये आप देख लो कि आप किस ब्रैकेट में फिट हो रहे हो, क्योंकि मेरा और आपका इंटरेक्शन पर्सनली है नहीं। तो जिस ब्रैकेट में आपको फिट हो रहा है कि यार मैं यहाँ पे गलती कर रहा हूँ बार बार, आपको लग रहा है कि मेंटोर मेरी हेल्प करेगा, तो गो टू द मेंटोरशिप। तो आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे अपने आप का भी काम करना है, मैं कर लूंगा इस चीज। और फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इस बार एग्जाम दूंगा बीइंग डीएसपी या जो, तो मैं मेंटरशिप मेंटर के पास थोड़ा जाऊंगा। ये हम्म। जो बच्चा आईपीएस होगा या IAS होगा, वो थोड़ा मेंटर के पास जाएगा, वो खुद कर लेगा। हाँ, बट बच्चा जो एक बार प्रीलिम्स दिया है, प्रीलिम्स में फेल हो गया, एक बार मेंस दिया, मेंस में फेल हो गया, पर उसको ये नहीं समझ में आ रहा मेरी कहाँ चीज गलती है, तो उसको मेंटर के पास जाना चाहिए। बिल्कुल। सो It's very- डेफिनेटली यस, गाइडेंस इज नीडेड एंड इट इज हेल्पफुल एज वेल, बट करना आपको ही पड़ेगा और पढ़ना आपको ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। नाउ एनी लास्ट वर्ड्स ऑफ विजडम फॉर द एस्पिरेंट्स? देखो मेरा 3A प्लान था, मैं ठीक है। बताऊँ 3A बार बार फेल हो रहा था। मेरी एक सिस्टर है, सिस्टर मतलब है तो मुझसे छोटी है वैसे वो, पर वो सिस्टर है, आईपीएस है सिस्टर, दीक्षा, दीक्षा मैम है, आईपीएस है, आंध्र प्रदेश का। और तो उन्होंने 3-4 बार यूपीएससी क्रैक किया है। फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने आईआईएस लिया, फिर दानिश लिया, फिर जो है आईपीएस में। तो वो मुझसे बोलती थी कृष्णा तू बार बार इधर उधर करता है, वो हरियाणा की है, हांडता रहता है, तू तेरा बार बार प्लेन्स हो जाता है, तू मेंस में फेल हो, तो मेंस में काम क्यों नहीं करता। बट मैं उनकी बात बहुत कम सुनता था कि नहीं नहीं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। फिर उन्होंने फाइनली मुझसे कहना ही बंद कर
कर दिया। तो फिर मैंने सोचा कि यार मेरा मेंस कमजोर है, तो फिर मैंने एक्सेप्टेंस लगा, यानी फर्स्ट यू एक्सेप्ट योर कमियां। एक्सेप्टेंस जब आती है ना इंसान के अंदर कि हाँ मेरे अंदर एक कमी है, तो इंसान एक्सेप्ट कर लेता है, तो फिर वो एक्सेप्टेंस एक्शन में कन्वर्ट होते हैं बिल्कुल। कि अब यार मुझे काम करना है। और जब एक्शन आ जाते हैं तो अचीवमेंट पक्का होता है। 23 में नहीं मिलेगा, 24 में मिलेगा, 24 में मिलेगा, 25 में मिलेगा। मेरी जर्नी 14 से स्टार्ट हुई थी, और मैं सोच रहा था कि 16 वोलह तक मैं सब निकाल निकाल दूंगा, 2 साल घूमूंगा, फिर ये करूंगा फिर वो करूंगा। और 14 से लेके करीब 24 साल, और ये मेरी ही नहीं है, नित्या नोज, राजेंद्र नगर में बहुत सारे ऐसे लोग घूमते रहते हैं। और आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे मिल गया। कुछ ऐसे भी अनलकी लोग होते हैं जो सब कुछ होते हुए भी ट्रैक। यस। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हम निकल गए तो बहुत बड़े इंसान हैं या बहुत पढ़े लिखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग वहां नहीं निकले वो भी बहुत अच्छा करेंगे, हो सकता है उनके लिए अरीना कुछ और हो, ऐसा नहीं है। डेफिनेटली। तो आप पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और घबराइए मत। आपको जो मिलना होगा मिल जाएगा, बस पढ़ते रहिए, ईमानदारी के साथ पढ़ते रहिए, सिलेबस के साथ, पीवाईक्यू के साथ, और डेली डेली कंटिन्यूटी बहुत मैटर करती है इसमें। थैंक यू सो मच फॉर योर मोटिवेशनल वर्ड्स। तो वो आज आप सभी ने एक ऐसी कहानी सुनी जो आपको प्रेरणा देगी और उम्मीद देगी। हमारे मेहमान ने डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को 15 बार फेस किया और अंततः कामयाबी हासिल की।